गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। हम 8वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस का बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आपने इससे पहले लाला लाजपत राय को पढ़ा होगा, तो बहुत सारे राजनीतिक विचार जो हैं बाल गंगाधर तिलक के लाला लाजपत राय से मिलते जुलते हैं। जब आप 7वां चैप्टर कर रहे थे लाला लाजपत राय के बारे में, तो आपने लाल बाल पाल नाम से एक मैंने पीपीटी आपको शेयर किया था और उसमें मैंने तीनों की लाला लाजपत राय यानी कि लाल, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बाल और विपिन चंद्र पॉल यानी कि पॉल, इन तीनों की फ़ोटो मैंने आपको शेयर की थी। तो बच्चों, यहाँ पर बताने का कारण ये है कि लाल बाल पाल जो ये तीनों ही शख्सियत हैं, इनके राजनीतिक विचार जो है उग्रवादी थे, जो कि कांग्रेस के नरम दल या यूं कहें उदारवादी दल को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे। तो इस बात से आप समझ गए होंगे कि बाल गंगाधर तिलक के जो है विचार कैसे रहे होंगे। तो कांग्रेस के जो नरम दल है उस धड़े से बिल्कुल अलग। इन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के क्षेत्र में, और बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कार्य किए उन्होंने जिसकी वजह से उनको लोकमान्य भी कहा जाता है। कई बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है कि लोकमान्य निम्न में से किसे कहा जाता है, तो आपको बाल गंगाधर तिलक पर टिक करना है। तो मैं जैसा कि आपको बता रही थी, जो है बाल नाम से प्रसिद्ध थे भारतीय राजनीति में बाल गंगाधर तिलक। और जो है एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा यानी कि गरम दल की जो विचारधारा है या उग्रवादी विचारधारा है उससे वो बिलोंग करते थे। उनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, यानी कि मराठा थे वो। महाराष्ट्र के लोगों को मराठा भी कहा जाता है। वो चितपावन जो ब्राह्मण परिवार है, जो कि अपनी ऐसे सांस्कृतिक जुड़ाव या जो भारतीय संस्कृति, भारतीय वेदोपनिषदों में विश्वास रखने वाला जो ब्राह्मण लोग होते हैं, उस परिवार से वो जुड़े रहे हैं। तो महाराष्ट्र के बहुत प्रसिद्ध बिलोंग करते रहे हैं चितपावन ब्राह्मण के। उनके जो माता है उनका देहांत 10 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। उनके पिता का देहांत 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि वो ऐसे परिवार से बिलोंग करते थे जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति आदि का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने अपने पिता से ही वेदोपनिषदों की शिक्षा ग्रहण की, इसी वजह से वो भारतीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और उनको था, इसलिए उनकी विचारधारा में बहुत ज़्यादा हिंदुत्व का इनपुट आप देखेंगे आने वाले जो है वीडियो के आगे आगे आपको बताया जाएगा। तो वो जब 10 वर्ष के थे तो वो पूना, उनके पिता पूना शिफ्ट हो गए, तो उनकी ज़्यादातर एजुकेशन जो है पूना से ही है। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी और उसके बाद उन्होंने डेक्कन कॉलेज में एडमिशन लिया और उस कॉलेज जी आगारकर से मिले, जो कि उनके परम मित्र थे, और आगे जाकर शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर दोनों ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है। 1870 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर लिया था और उसके बाद उन्होंने अपनी वकालत भी पूरी कर ली थी। अगरकर के साथ ही मिलकर उन्होंने बहुत सारे मशीनरी एजुकेशन स्कूलों की स्थापना की, भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति से संबंधित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि भारत जो है, भारतीयों में जागरूकता तभी लाई जा सकती है जब भारतीय को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए, ये ज्ञान दिया जाए कि उनकी जो प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है वो बहुत महान है। तभी भारतीयों के अंदर इस बात का विश्वास आएगा कि वो भी अंग्रेजों से किसी प्रकार से कम नहीं है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक? शारीरिक गुलामी जो अंग्रेजों से हम ले ही रहे हैं, उसके अलावा जो मानसिक गुलामी है, मानसिक गुलामी का मतलब मानसिक तौर पर ये समझ लेना कि अंग्रेज हमसे सर्वश्रेष्ठ हैं, उस गुलामी को खत्म करने के लिए बाल गंगाधर ने शिक्षा को एक हथियार या साधन के तौर पर इस्तेमाल किया और उन्होंने लोगों को जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में बताने का प्रयास किया कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ सभ्यता से बिलोंग करते हैं। और इसीलिए उन्होंने जो है आगे चलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की 1880 में पूना में। देखिए, लाला लाजपत राय की तरह, जैसे लाला लाजपत राय भी भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए डीएवी संस्थाओं का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक भी क्या कर रहे हैं, शिक्षा को हथियार के साधन के तौर पर न्यू इंग्लिश स्कूल जो है उसको स्थापित कर रहे हैं। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से स्कूल स्थापित किए हैं।
आगे जाकर एक कॉलेज का भी मैं आपको नाम बताऊंगी। तो इस तरह से जब इन्होंने स्कूल स्थापित किया तो 3 महीने के अंदर ही इस स्कूल में 500 से अधिक सदस्य हो गए। और जो सरकार द्वारा, सरकार यानी कि उस टाइम ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तो इसको सिंपल शब्दों में कहेंगे, अंग्रेजों द्वारा जो स्कूल स्थापित किए थे इंग्लिश मीडियम के, उनमें स्ट्रेंथ कम होने लगी और इनके स्कूलों में बढ़ाने लगी। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के सामने पहली बार उभर कर ये सामने आए कि ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग प्रकार का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। और इसके इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने ये सोचा कि इस तरह के न्यू इंग्लिश स्कूल स्थापित करके वो जो है केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित हो रहे हैं, विद्यार्थियों की ही सोच बदल सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो ब्रिटिशर्स कहते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे बदला जाए। तो उन्होंने इस चीज़ को सोचा कि अभी तक भारतीय जो है समाज में कोई भी ऐसी पत्रिका, पत्र या न्यूज़पेपर नहीं है जो लोगों को असलियत बता सके अंग्रेजों की। तो इसलिए और जो लोगों को गुलामी की मानसिकता से दूर कर सके, इसके लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसी पत्र पत्रिका लेकर आई जा सके जो ट्रुथ लोगों के सामने लाकर खड़ा कर सके। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आंतरिक तौर पर मजबूत करने के लिए क्या करते हैं बाल गंगाधर तिलक, 1881 में दो मैगजीन्स का को लेकर आते हैं, एक मराठा और एक केसरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है मराठा और केसरी के बारे में, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जो मराठा मैगजीन है वो उन्होंने इंग्लिश में लिखनी शुरू की थी, और ताकि वो बहुत सारे जो है पूरे देश के भारतीयों को जोड़ सके, क्योंकि इंग्लिश उस टाइम हिंदी इतनी मजबूत नहीं थी कि पूरे देश में फैली हो, विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो अंग्रेजों के समय के दौरान एक अंग्रेजी ऐसी भाषा थी जो पूरे भारत को बांधे हुए थी, तो उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया और मराठा पत्र जारी किया। जो केसरी उनकी मराठी लैंग्वेज में थी, जो कि महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए थी। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहती हूँ, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मराठा कौन सी लैंग्वेज में था, मराठी में कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखाती हूँ, देखिए देख सकते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक है, ये आप देख सकते हैं, ये में है, और जो केसरी है वो उन्होंने मराठी लैंग्वेज में कर रखा है। तो इस प्रकार मैगजीन को लेकर आए, और इन मैगजीन की वजह से वो इतने पॉपुलर हो गए कि किसी वजह इन्हीं मैगजीन्स के कारण ही उनको पहली बार जेल जाना पड़ा 4 महीने के 82 में। एक स्टोरी है कि वो जेल क्यों जाते हैं, उनका जेल जाने का कारण क्या रहा। तो एक बार, हाँ, ये मैगजीन्स को आप अच्छी तरह से इस चीज़ को याद रखें कि कौन सी किस प्रकार से लिखी गई है। तो मैगजीन्स जो है तिलक वेंट टू, हाँ, एक बार जो कांग्रेस के, सॉरी फॉर द डिले, कोल्हापुर रियासत के जो है दीवान हुआ करते थे बारवे, जो मैं इनका नाम, हाँ, बारवे ही था, एमवी बारवे। सो कोल्हापुर रियासत के दीवान हुआ करते थे एमवी बारवे। और उस रियासत का जो राजा होता था वो माइनर था, बहुत का था, यानी कि 18 वर्ष से कम था। जो दीवान थे बारवे, वो उस राजा से, यानी उस अवयस्क राजा से रियासत को हड़पने के बारे में सोच रहे थे, और इसके लिए वो लगातार अंग्रेजों की सहायता ले रहे थे, और साथ में ही जो सौतेली माँ थी राजा की, उनके साथ मिलकर सांठगांठ बना रहे थे। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारे पत्र जो है आदान प्रदान किए अंग्रेजों के साथ। बारवे ने रियासत के जो राजा है, जो अवयस्क छोटे राजा है, उनको हटाने के लिए बहुत सारे ऐसे पत्र उन्होंने लिखे, जिससे पता चलता था कि वो कोई षड्यंत्र कर रहे हैं राजा के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो वो सारे पत्र जो है कहीं ना किसी प्रकार से तिलक को मिल जाते हैं, और तिलक क्या करते हैं, उन पत्रों को मराठा और केसरी में पब्लिश कर देते हैं। अब बारहवीं को इस चीज़ का बहुत गुस्सा आता है, और वो आरोप लगाते हैं तिलक पर कि सारे पत्र जो हैं जाली हैं, नकली हैं। तो वो केस कर देते हैं तिलक के ऊपर, और उसी केस के दौरान जो है उनको 4 महीने की सज़ा होती है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, और पहला कॉलेज उन्होंने 2 जनवरी 1885 में बनाया। देखिए, जब वो 4 महीने की जेल के बाद आए तो हजारों लोग उनके सामने उनके स्वागत के लिए खड़े थे। इससे वो बड़े इंस्पायर हुए, और वो संघर्ष को आगे लेकर जाने के लिए जो है प्रेरित हुए। तो इस संघर्ष को आगे लेकर जाने के लिए उन्होंने सोचा स्कूल ही नहीं, कॉलेज लेवल पर भी एजुकेशन इस प्रकार की
ताकि प्रारंभ करनी चाहिए, तो उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल तो स्थापित किए ही थे। इसके अलावा उन्होंने फर्ग्यूसन उस मुंबई जो है मुंबई के उस टाइम गवर्नर हुआ करते थे, तो उनकी थोड़ी हेल्प लेकर उन्होंने क्या कर दिया, और लॉर्ड रिपन जो है उन दोनों की हेल्प लेकर उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज स्थापित करने शुरू कर दिए। एक और इसके पीछे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। एक डेक्कन सोसाइटी बनाई थी 1884 में, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको दक्षिण शिक्षण सभा। ये दक्षिण शिक्षण सभा बनाई थी भारतीयों के अंदर जो है राष्ट्रीय शिक्षा का विकास करने के लिए, ताकि देश विकसित हो सके। तो ये दक्षिण शिक्षण सभा जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है कि दक्षिण शिक्षण सभा किसने स्थापित की थी, तो तिलक के बारे में आप जान लें। लेकिन इस 1884 की ये सभा स्थापित करने के बावजूद भी ऐसी क्या परिस्थितियां हुई, क्या बात हुई जिसकी वजह से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से तिलक जी को रिज़ाइन करना पड़ा, जो है त्याग पत्र देना पड़ा। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वो इन 6 वर्षों में देख चुके थे कि जो इस सोसाइटी के सदस्य हैं वो पूरी तरह से लगन से लोगों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय शिक्षा या स्वदेशी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो धन कमाने की तरफ लगे हैं। अगर आपको भारतीयों को शिक्षित करना है और इस उद्देश्य को लेकर चलना है कि देश के विकास के लिए शिक्षित करना बहुत अधिक जरूरी है, स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आपको तन मन धन से लग जाना है। इसके लिए आपको छोटे छोटे साधनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कहीं से पैसा आ जाए, या किसी तरह का लालच नहीं रखना चाहिए। तो पहला कारण ये था कि डेक्कन सोसाइटी के सदस्य जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से धन कमाने में लगे हुए थे। वो जो भी पत्र पत्रिकाएं या पुस्तकें लिखते थे उसके बदले में उनको धन मिलता था, क्योंकि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का पार्ट होने का मतलब है कि बहुत ही जो है गरिमापूर्ण व्यक्ति से माना जाता था, तो उनके द्वारा लिखे हुए पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनको बहुत अधिक वैल्यू भी दी जाती थी। इस वजह से जो भी इसका सदस्य होता था सोसाइटी का, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का, वो जो है इस तरह के पत्र पत्रिकाएं लिखकर पुस्तकें छापकर धन कमाना शुरू कर रहे थे। तो इससे उनका मन खराब हो गया कि इस तरह से सोसाइटी के सदस्य काम न करें। दूसरा कारण ये था कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी जो है गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी इतनी उनके वैचारिक मतभेद अधिक थे, क्योंकि गोखले जो है कांग्रेस पार्टी के नरम दल से बिलोंग करते थे, और उनकी जो नीतियां थी वो ऐसी थी कि ब्रिटिशर्स की गुलामी की तरह, ब्रिटिशर्स को वरदान की तरह मानने वाली। तो इस वजह से भी वो परेशान हुए, और जैसे ही गोखले को सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया और वो वहाँ से रिज़ाइन कर जाते हैं। तो ये दो कारण थे त्यागपत्र देने के। उसके बाद तिलक जो है फर्स्ट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के शोषण के अगेंस्ट आ जाते हैं 1888 में। और अन्याय के विरुद्ध तिलक का प्रथम युद्ध भी कह सकते हैं वो ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही एक सरकारी ऑफिसर हुआ करते थे, मिस्टर क्रेफोर्ड, जो कि उस टाइम रेवेन्यू कमिश्नर थे, यानी कि धन से संबंधित कार्यों के अधिकारी हुआ करते थे। उनके ऊपर सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ही आरोप लगाया कि जो क्रेफोर्ड हैं वो लोगों को नौकरियों पे लगा रहे हैं पैसा लेकर, यानी कि रिश्वत लेकर लोगों को नौकरियों पर लगा रहे हैं, और इसमें उनकी मदद कर रहे हैं एक ईमानदार हनुमंत राव की मदद कर रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, क्रेफोर्ड और हनुमंत राव को हटाने के लिए जो लोग नौकरियों पर लगे हुए थे उनको कहती है कि आप इस चीज़ को गवाही दे जाकर इन दोनों के खिलाफ, ताकि जो है इनको हटाया जा सके और आपकी नौकरी पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी, बेशक से आप इनके खिलाफ गवाही भी दें। तो बहुत सारे जो रिश्वत देकर नौकरी लगे हुए भी थे उन्होंने हनुमंत राव के खिलाफ जो है गवाही दी। दोनों अधिकारियों को हटा भी दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने गवाही दी थी उनको फिर से नौकरी पर नहीं रखा गया। सरकार अपनी बात से मुकर गई। इस चीज़ का बहुत बुरा लगा लोगों को, और लोग जो है तिलक के सामने आए अपना पक्ष रखने के लिए। तिलक ने ऐसे लोगों को केस अपने हाथ लिया, वकालत की इस चीज़ को लेकर। इतना ही नहीं, इंग्लैंड की संसद तक में ये मुद्दा पहुंचाया। संसद के 2 सदस्य थे, डिग्बी और ब्रादुल्लाहाफ। इनके सामने जो है वो ये ब्रिटिश संसद के सामने इन दोनों के माध्यम से ये मुद्दा लेकर आते हैं कि किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो इस प्रकार के उनके प्रयासों से जो लोग हैं उनको पुनः नौकरी मिल जाती है।
पुनः पेंशन मिल जाती है। तो इस प्रकार से इनकी प्रसिद्धि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में हो जाती है। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आगे जो है तिलक के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ तिलक खड़े हैं जो कि वकालत कर रहे हैं उन लोगों की जिनको नौकरी से हटाया गया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।